नमस्कार। कल मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं एसटीएफ से स्थानांतरित हुआ, मेरी पदोन्नति हुई। मैं एसपी सिटी पूर्वी लखनऊ के पद पर मैंने लखनऊ पुलिस ज्वाइन कर ली। ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ाई, ऑर्गेनाइज क्राइम में बिल्कुल क्राइम के भीतर, एकदम भीतर बैठ करके क्राइम के बारे में जानकारी करना, क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी करना, 24 घंटे इसी उधेड़ बुन में रहना, अपनी टीम के समन्वय के साथ एसटीएफ में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं उत्तर प्रदेश पुलिस ने अर्जित की। फिर से तकरीबन 2.5-3 साल बाद फिर से ज़िला पुलिस में आए और फिर ज़िला पुलिस में जैसे बाकी सब पुलिस के लोग पूरा दिन पब्लिक ग्रीवांस में, लॉ एंड ऑर्डर में और बाकी तमाम और कामों में, जो पुलिस सामान्य रूप से जो पब्लिक के लोग जानते हैं कि पुलिस ये काम करती है, उन्हीं कामों में उलझना शुरू हुआ। शुरू के दिनों में 2-3 महीने थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सहजता से सब चीज़ें स्वीकार की। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, एक्टिविटी से भरा हुआ पूरा दिन, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी, क्राइम भी और तमाम तरह की चीज़ें। प्रेस, बहुत बड़ी संख्या में प्रेस के लोग राजधानी होने की वजह से वहाँ रहते थे और जो क्राइम रिपोर्टर्स थे उनका भी हब बना हुआ था। हमारा ऑफिस थाना हज़रतगंज था, अब तो वो थाना हज़रतगंज ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया। जो उसकी पुरानी बिल्डिंग थी ब्रिटिश पीरियड की, हज़रतगंज चौराहे पे ही, जैसे ही आप वहाँ से बेगम हज़रत महल पार्क की तरफ मुड़ेंगे दाहिने हाथ को, कॉर्नर की जो बिल्डिंग है यूनिवर्सल किताब वालों की बिल्डिंग, उसके ठीक बगल से बहुत बड़ा सा कैंपस हज़रतगंज कोतवाली, जिसके गेट पर स्लाइडिंग डाउन वाला बड़ा बहुत भारी लोहे का गेट जो लीवर के सहारे ऊपर जाता था और ऊपर से नीचे आता था। बात समझ में आती है अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेज़ अधिकारी इस डर से कि भीड़ उन पर हमला न करे, इस तरह से बहुत बहुत मोटे मोटे छड़। उसके बाद भीतर आप जाएं तो बहुत मोटी दीवारों के, मोटी खंभों के बड़े बड़े बरामदे, उसमें कोतवाल का दफ्तर, ठीक सामने कोतवाल का ऑफिस, और मेन बिल्डिंग जो कोतवाली की थी उसकी बाईं तरफ सीओ हज़रतगंज का ऑफिस और दाहिनी तरफ एसपी सिटी पूर्वी का ऑफिस। व्यापारिक एक्टिविटी का भी केंद्र बिंदु हज़रतगंज, राजनीतिक एक्टिविटी का भी केंद्र बिंदु हज़रतगंज, और हज़रतगंज थाना क्षेत्र में ही विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री आवास, महामहिम राज्यपाल का आवास राजभवन, सभी मंत्रियों के आवास, सभी विधायकों के आवास, सब उसी थाना क्षेत्र में थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिविटी उस अकेले थाने में हुआ करती होगी। इसके अलावा जो आसपास के थाने थे, सिटी के जितने भी थाने हैं, बहुत दूर के थाने जैसे बंथरा है, उनको छोड़ के सभी एक्टिविटी से भरपूर थे। मैंने बताया कि 2001 तक, ये 2001 तक ये काफ़ी एक्टिविटी इंटरनेट की या सोशल मीडिया की शुरू हो गई थी। हालांकि व्हाट्सएप उस समय नहीं आया था, फेसबुक थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, याहू मैसेंजर बहुत चलता था उस समय, लेकिन इंटरनेट के कनेक्शन बहुत महंगे थे। मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आए नहीं थे, मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी। ऑफिसों में अब कंप्यूटर धीरे धीरे मिलने लगे थे और सभी जो जितने प्रेस के दफ्तर हैं वो भी सब हज़रतगंज में थे। जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्वतंत्र भारत, अमर उजाला, सभी, नवजीवन, सभी जो राज्य मुख्यालय के अखबारों के दफ्तर थे वो भी सब थे। लेकिन सब में धीरे धीरे करके कंप्यूटर आ गया था और जो पहले पन्नों पे रिपोर्ट लिख के क्राइम रिपोर्टर सबमिट करते थे शाम को,
अब वो टाइपराइटर अपने कंप्यूटर पे कंपोज करने लगे और खबर लिखने लगे। इस परिवर्तन को, इसको देखने के लिए भी हम लोग अक्सर इन न्यूज़पेपर्स के दफ्तर में जाया करते थे। तमाम मित्र थे उस समय। हिंदुस्तान अखबार नया नया शुरू हुआ था हज़रतगंज में, बिल्डिंग में, शायद किराए की बिल्डिंग थी, अब तो उनका अपनी बिल्डिंग है, अपना दफ्तर है गोमती नगर में। ये शुरू हुआ था, उसी कार्यकाल में शुरू हुआ था। और जब मैडम शोभना भरतिया उसका उद्घाटन करने आई थी, तो हम सभी लोग थे, पूरे सभी प्रेस वाले थे वहाँ पर, मित्र लोग थे। वहाँ भी अक्सर मैं जाया करता था। वहाँ पर एक नई उम्र के बहुत तेज़ तर्रार एक रिपोर्टर थे, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग से उनका कम लेना देना था, राकेश गोस्वामी। राकेश जी इस समय संभवतः राजस्थान में हैं, किसी बड़े अखबार में हैं। तो वो कंप्यूटर के बारे में विशेष कुछ न कुछ ढूंढ के निकालते थे कि साहब देखिए ये निकला हुआ है, वो निकला हुआ है। इंटरनेट पे भी वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। लखनऊ के बारे में जो सूचना, लखनऊ के बारे में जो खबर कहीं और निकलती थी, तो राकेश भाई उसको बताया करते थे कि देखिए ये निकला हुआ है। हम लोग इस तरह की किसी सूचना के बारे में कि अगर कहीं और की कोई बात पता करनी हो, तो डिपेंडेंस हम लोगों के टेलीफोन पे अभी भी बनी हुई थी, लेकिन राकेश भाई को फ़ोन करते थे कि देखिए भाई इंटरनेट पे कहीं इस तरह की कोई खबर या इस तरह का कोई, या किसी पर्टिकुलर अखबार में। उस समय अखबारों के ई एडिशन भी नहीं आते थे। ये लोग अपने पेज शाम को तैयार करते थे और फिर फाइनली वो प्रिंटिंग में चले जाया करते थे। लखनऊ के सभी अखबारों का टाइमलाइन 2 बजे के बाद हुआ करता था, और बहुत गलाकाट प्रतियोगिता थी, गलाकाट कंपटीशन था, किसी की खबर न छूटे, कोई एक्सक्लूसिव न लिख ले। इस गरज से शाम को अपना सब रूटीन के खबरें निपटाने के बाद 10-11 बजे के आसपास लगभग सभी लोग हज़रतगंज में, हमारे ऑफिस में या कोतवाली में, चूँकि 3 जगह हो गई एक ही बिल्डिंग में, सीओ हज़रतगंज का ऑफिस, इंस्पेक्टर और एसपी सिटी का ऑफिस, तो किसी न किसी ऑफिस में सब मिलते थे, एक दूसरे पे नज़र रखते थे कि कौन स्कूटर लेके भाग रहा है, पीछे पीछे चले जाएंगे, लगता है कोई खबर मिल गई। तो ये लगभग रूटीन हो गया था। वहीं पर चाय पानी के लिए लोग इकट्ठा रहते थे, सब लोग एक साथ चाय पीते थे। हम लोगों की भी गरज थी, पुलिस वालों की, कि उस समय रात का शो बड़ा इम्पोर्टेंट होता था, कि 12:30 बजे के बाद जो शो छूटेगा लगभग 1 बजे, तो उस समय छेड़खानी की, चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुआ करती थी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सभी चौकी इंचार्जों को, इंस्पेक्टर्स को, सबको सड़क पे रहना होता था, और हम लोग अपने सीओज़ के साथ अपने दफ्तरों में 1 बजे तक, 12:30, 1 और कभी कभी 2 बजे तक भी रहते थे, ताकि पुलिस वाले भी सब अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सड़क पर रहें, और जब सारे पिक्चर हॉल खाली हो जाएं, सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं, तब वो अपने घर को जाएं। ऐसे ही एक दिन मैं, परवेज़, भूपेंद्र पांडे, मनीष मिश्रा, राकेश गोस्वामी, मनोज बाजपेयी, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह, स्वर्गीय परितोष पांडे, ये बहुत ढेर सारे लोग, हम लोग सब बैठे हुए थे। और अचानक एक मोटरसाइकिल, मोबाइल चलती थी, अलग अलग नाम से, उस समय चीता मोबाइल थी, वो एक आदमी को बीच में बिठाए हुए 2 सिपाही आए। हम लोग सब बाहर ही बैठे हुए थे। जुलाई का महीना था, 5 या 6 जुलाई 2001 की बात है। और बीच में बिठाए हुए ले आए। सब लोगों को देख के थोड़ा पहले ही गाड़ी रोक ली, चूँकि मैं भी उस समय बाहर ही बैठा हुआ था, ठंडी हवा सी चल रही थी, भीतर गर्मी बहुत थी। तो उससे पूछा गया, भाई ये क्या है? प्रेस वाले जो साथ थे उनकी उत्सुकता थी कि कोई खबर हो सकता है मिल जाए। तो सिपाही दोनों आए, किनारे की तरफ होने लगे। मैंने भी बुलाया, भाई क्या बात है, क्यों भाग रहे हो, कौन आदमी है? बोले साहब भी बस वैसे ही है। हमने कहा क्या है बताओ। तो उसने बताया कि इस तरह से जो बाहर वाली आउटर रिंग रोड है, जिसको अब लोहिया पथ कहते हैं, वहाँ उस समय बिल्कुल जंगल हुआ करता था, जू के पीछे वाला हिस्सा होता था, और बिल्कुल रात में उधर गोमती नगर की तरफ जाने के लिए इस रास्ते से लोग जाते कम थे, क्योंकि बहुत
कम इस पे ट्रैफिक हुआ करता था। तो उसने कहा साहब वहाँ पे एक मारुति वैन खड़ी थी, हम लोग गश्त पे थे और ये देखा कि मारुति वैन हिल रही है, तो साहब हम जाके वहाँ टॉर्च लगा के देखा तो ये इसमें साहब ये 2 लोग थे, ये दोनों पकड़े गए। मैंने कहा भाई क्यों पकड़े गए हैं, क्या है? अरे उन्होंने कहा साहब ये गलत काम कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा भाई। बुलाया गया उन दोनों को भी। इंस्पेक्टर साहब थे हमारे आरपी सिंह, उन्होंने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, भाई ये मोटरसाइकिल का क्या था, ये वैन पे ये क्या धंधा शुरू किया तुम लोगों ने? खैर बातचीत करते करते हमारे जो प्रेस वाले मित्र सब क्राइम रिपोर्टर्स बैठे थे, इनको भी इंटरेस्ट आया, इन्होंने भी पूछताछ अपने जो सवाल हैं उनसे पूछने शुरू किए कि तुमको कहाँ मिले हो, कब से करते हो, क्या है। इसी में उसने बताया कि साहब हम चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने जो साइकिल स्टैंड है वहाँ पे 3 जगहें हैं। एक जो वहाँ का पंप हाउस है उसके बगल में, और एक छोटी लाइन के सामने किनारे की तरफ जहाँ गुमटियाँ रखी हुई हैं उसके पीछे वाली दीवार के पास, और एक रिजर्वेशन जहाँ रिजर्वेशन काउंटर है, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन काउंटर जो है उसके किनारे सड़क पे। तो उनको बताया गया कि भाई ये तो अपराध है, ये तुम ऐसा क्यों करते हो, 377 का अपराध है। उन्होंने कहा नहीं साहब ये बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं हम लोग, और रेलवे स्टेशन पे ही क्यों करते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा साहब कुछ लोग जो हैं वो जो इसके शौकीन हैं वो ट्रेन से आते हैं, लोकल गाड़ियाँ समय बताया इसी समय पे आती है, तो वो आ जाते हैं वहाँ और फिर हम लोग ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कोई या तो तुम हमेशा से तुमको पहचानते हैं सब लोग कि कोई भी उतरा उसने पहचान लिया। बोले नहीं साहब ये पहचान की इसमें कोई बात नहीं है, एक छोटी सी पुरानी सी दरी होती है और एक शीशी उसके बगल में रखी होती, यही पहचान है। जो भी उतरेगा जो इस टेस्ट का है, इस शौक़ का है, वो आ जाएगा, हम लोग वहीं रहते हैं, हम लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब ये बहुत ताज्जुब की बात थी, बिल्कुल नई बात थी। हालांकि लखनऊ नवाबों का शहर है, बहुत ही तहजीब और मैनर्स का शहर है, लेकिन यहाँ जो पुराने इतिहास बताने वाले लोग हैं कि हाँ नवाबों में भी ये शौक़ पाले जाते थे पहले, बट ये अपराध की श्रेणी में चूंकि आता था 377 आईपीसी में ये आपराधिक कृत्य था, इसलिए ये सब चोरी छिपे समाज में जैसे सब चीज़ें होती हैं वो इस तरह से हुआ करती थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब ये बता रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे आदमी पहचान लेगा, अगर आप अनुमति दें तो मैं ज़रा देखूं। उससे पूछा गया कि अभी भी वो है? उन्होंने कहा साहब अभी भी है, दरी लगी होगी, एक शीशी रखी होगी जिसमें आधा तेल पड़ा होगा, दूर से वो दिखाई पड़ जाती है। इंस्पेक्टर हुसैनगंज जेके सिंह थे, वो भी थे वहाँ पर। उनका साहब हम भी जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ द कंटेस्ट क्राइम से इतर कोई बात ऐसी पता लगी है जो सोसाइटी में हो रही है, इसलिए ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों से रेलवे स्टेशन चारबाग तक गए और वहाँ से 2 और लोगों को ले आए। और उनका साहब ये बिल्कुल सही बता रहा था, ये इस तरह से ये तो बड़ी ख़राब बात है और जनरेशन इससे ख़राब हो रही है और ये बिल्कुल वहाँ खुलेआम चल रहा है। लाया गया और पूछताछ की, तो जो 2 लोग नए आए उन्होंने कहा साहब हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग तो किसी तरह अपना पेट चला रहे हैं, पेट के लिए सब करते हैं। जो इसमें बड़े बड़े आदमी हैं आप लोग उनको तो कभी नहीं पकड़ते, ये वो कौन बड़े आदमी है, इसमें कौन इन्वॉल्व है। तो उसने बताया कि साहब हम पूरा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई ऑफिस नया खुला है, साल भर हुआ है, और ये ऑफिस कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के आसपास, चौराहे के आसपास कहीं पर है। परवेज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, वो उन्होंने बहुत गहराई से पूछताछ की, भाई किधर है, मुझे भी नहीं पता है। तो वो बहुत साफ सही नहीं बता पाया कि किधर है ये ऑफिस। तो उसने बताया साहब उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो कभी कभी आते हैं हम लोगों को बताने के लिए कि ऐसा होना चाहिए, ये सेफ़ होता है, इस तरह की वो शिक्षा दीक्षा हम लोगों को दे जाते हैं। और वो कभी कभी हम लोगों में से जो लड़के उसके हैं, इस प्रवृत्ति के हैं, उनको ले भी जाते हैं और ये कहते हैं कि ये इसको प्रमोट करना है हमें, और ये भी कहते हैं साहब कि इससे एड्स से बचाव कैसे होगा
इससे HIV से बचाव कैसे होगा, इस तरह की बातें भी वो आते हैं और कभी कभी बता जाते हैं। इंस्पेक्टर RP सिंह गए, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो जगह ढूंढ नहीं पाए, और न तो वो अनपढ़ आदमी ये बता पाए कि क्या किस जगह पर है। बस वो यही बताता रहा कि साहब वो गाड़ियों से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं कभी कभी, और वो भी इसी लाइन के हैं साहब, चूँकि हम जानते हैं वो इसी लाइन के लोग हैं। खैर, बात क्राइम की थी और ऑफेंस था उस समय, अब तो नहीं है। 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया। अब ये अपराध नहीं है, समलैंगिकता अपराध नहीं माना गया, लेकिन उस समय तो ये 2001 में ये अपराध ही था। राकेश गोस्वामी भी उस समय बैठे हुए थे, बहुत सारे ही लोग बैठे थे। उन्होंने कहा साहब मैंने भी इंटरनेट में एक एड्रेस पढ़ा है, अभी मैं ऑफिस जाके देखता हूँ, और देखने लायक है। उसमें ये गे एक्टिविटी के लिए कोई जगह का नाम या और एक आध टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ था। तो खैर बात ख़त्म हो गई, सब लोग अपने अपने यहाँ चले गए। अगले दिन दोपहर में राकेश जी एक एड्रेस लेके आए, बोले साहब ये एडवर्टीज़मेंट टाइप का है, और ये है, ये आदमी सही कल बता रहा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे ही है, और ये उसका एड्रेस है नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल, वहाँ ये एक्टिविटी होती है। फिर सारे लोग इकट्ठा हुए। शाम को ये हुआ कि भाई राकेश गोस्वामी एक पता ले आए हैं, इसको देख लिया जाए। कल इसने जो बताया था, जो पीड़ित है जिसने झगड़ा किया था, पैसे के लेन देन में कुछ झगड़ा हुआ था, जो उठ के वो दोनों आए थे हिलती हुई गाड़ी के भीतर से, उनका मुकदमा लिखा जा रहा था। इसी बीच में ये हुआ कि इसे भी देख लिया जाए। सब लोगों ने कहा साहब वो तो गरीब आदमी है, अपने पेट के लिए करते हैं, लेकिन ये देखिए ये क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट इस तरह का है या कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम, क्योंकि लखनऊ के लिए ये बिल्कुल नया था। लखनऊ में इस तरह की कोई बात पहले कभी आई नहीं थी, और तब भी और शायद अब भी लखनऊ का जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी का कैरेक्टर है वो शायद इसीलिए नहीं हो पाया है अभी तक, कि ये सब चीज़ें, जैसे वो परेड, ग्रेट परेड, गे परेड लोग कहते हैं, इस तरह की कोई बात कभी लखनऊ में इतने दिनों में भी पोस्ट रहा कभी नहीं सुनी थी। कभी खुले में चर्चा की बात भी मैंने नहीं सुनी थी। शायद उस समय जो सोसाइटी थी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो यंगस्टर्स थे उनका उस समय तक उनका ज्ञान बहुत सीमित था इस बारे में। शायद इस वजह से भी ये उस समय सोशल टाबू था। 2001 की बात है। खैर हम लोग इंस्पेक्टर RP सिंह अपनी फ़ोर्स लेके वहाँ पहुँचे। उन्होंने फ़ोन किया वहीं से, कह रहे साहब आ जाइए, तो बड़ा गजब है। मैं गया, मेरे साथ साथ उस समय पत्रकार मित्र बैठे हुए थे, भूपेंद्र पांडे भी थे और परवेज़ भी थे, मनीष मिश्रा थे। सब लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं आज की तारीख में, और अलग अलग समाचार पत्रों में बहुत ही सीनियर पोजीशन में हैं। ये सब लोग गए वहाँ, देखा, बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा फ्लैट था, 2 बेडरूम थे उसमें। जैसे ही आप उसमें भीतर घुसेंगे, चारों तरफ चित्र लगे हुए थे, मुग़ल कालीन पेंटिंग के चित्र, जिसमें समलैंगिक क्रियाकलापों को दर्शाया गया था। बीच में एक आंगन था, उसमें भी चारों तरफ यही चित्र, तरह तरह के, कुछ रंगीन, कुछ मुग़ल कालीन पेंटिंग के, कुछ मधुबनी पेंटिंग टाइप भी कुछ बना हुआ था, जिसमें यही सब चित्र में उकेरा हुआ था। भीतर जब कमरों में गए तो वहाँ जो सेक्स टॉयज़ होते हैं, मेल सेक्स टॉयज़, भांति भांति के, अलग अलग मटेरियल के, लकड़ी के, प्लास्टिक के, मोम के, और हर तरह के वो वहाँ पर दोनों ही जो बेडरूम, बहुत करीने से सजाए हुए दोनों बेडरूम थे, और उसमें भी सब चारों तरफ चित्र थे। एक और स्टोर खोला गया, उसमें करीब 300-400 कैसेट्स थे, किसी ऑस्ट्रियन गे चैनल के कैसेट्स थे। कुल मिला के वो ऐसी चीज़ थी कि जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी हम लोगों में भी किसी ने, और जो यंग क्राइम रिपोर्टर्स थे उन किसी ने भी।
कल्पना नहीं की थी। वहाँ पर 2 लोग मिले, आरिफ ज़फ़र और सुधीश कुमार, और उन्होंने बताया कि साहब हम लोग नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं, हम HIV और एड्स के रोकने के उपायों के बारे में अपनी चर्चा करते हैं, और हम इसके फैलाव के लिए और इसके एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। ये नाज फाउंडेशन ये UK बेस्ड फाउंडेशन है, जिसको एक इंडियन ओरिजिन का सिटीजन शिवानंद खान चलाते हैं। और आरिफ ज़फ़र ने ये भी बताया कि वो खान साहब के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, और 91 में उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने MSM मेन सेक्स मेन करके एक संस्था बनाई, जिससे लोगों को जोड़ना शुरू किया और उनको एड्स और HIV के बारे में और अपनी जो उनकी फ़िलासफ़ी थी उसके बारे में बताने लगे। ये सब बात चली रही थी, तब तक पूरे शहर का प्रेस रिपोर्टर वहाँ आ गया। बड़ी अजूबी सी चीज़ थी, बड़ा अलग सी बात थी। कोई नहीं बचा उस समय, जो उस समय के बड़े जितने रिपोर्टर थे, अखबारों की कोई कमी नहीं थी लखनऊ में, सभी आ गए। उसमें स्वर्गीय परितोष पांडे उस समय अमर उजाला में थे, और सभी लोग जानते हैं बाद में उनकी हत्या हुई थी। बहुत जॉली नेचर का मजाकिया आदमी। एक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह थे, वो भी बहुत ज़्यादा बोलने वाले और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले प्रेस रिपोर्टर्स में शुमार होते थे, और सब वहाँ एक दूसरे से जो हंसी ठिठोली होती है, इतना सब सामान देख के, इतना सजावट देख के, वहाँ इतने तरह के फ़ोटोग्राफ देख के सभी को असंभव हो रहा था। और उनका साहब ये तो बहुत बड़ा रैकेट है और इससे तो एक जनरेशन ख़राब हो जाएगी। ये फिर करीब 2-2.25 घंटे उसमें जांच पड़ताल की गई। वहाँ पे मेंबरशिप के कार्ड्स भी मिले, मेंबरशिप की स्लिप्स भी मिली। उसमें शहर के तमाम लोगों के नाम पते जो इस नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल के मेंबर बने थे, उनका भी नाम पता था। प्रेस के जो लोग थे उनका इंटरेस्ट था, सब अपने अपने एक्सक्लूसिव के चक्कर में, उनका पूरा जोर इसी बात पे था कि कौन कौन है इसमें मेंबर। खैर इंस्पेक्टर RP सिंह भी बहुत शार्प और बहुत पुराना इंस्पेक्टर था। हज़रतगंज का इंस्पेक्टर वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, जिसे बहुत एक्सपीरियंस हो वही रखा जाता है। उसने फ़ौरन उसको बंद किया एक ब्रीफ केस में और अपनी गाड़ी में रखवा दिया। बहुत कोशिश की प्रेस वालों ने जानने की, हालांकि उस समय जब वो स्लिप निकाले जा रहे थे तो ज़रूर उसमें 2-4 बड़े नाम उन लोगों ने देख लिए थे, लेकिन फ़िलहाल उसको बंद करके रख दिया गया। फिर सारा सामान एक लादा गया उसमें, और उसे फिर लाके हज़रतगंज कोतवाली में रखा गया। धीरे धीरे वहाँ पर कोई 100-150 लोग इकट्ठा हो गए। ज़्यादातर उसमें प्रेस से संबंधित थे, सब अपनी फ़ोटोग्राफ करने के लिए, फ़ोटोग्राफ लेने के लिए। अब ये समझ में नहीं आया कि इसका क्या किया जाए। ये 2 लोग पकड़े गए, 2 कल वाले थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि साहब ये बड़े पैमाने पर बड़े लोगों का एक ये धंधा चल रहा है। इस तरह से बात बताई गई थी। अपने SPO को बुलाया गया शाम को कि आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा साहब 377 ऑफेंस तो है ही है। और फिर उसमें आरिफ ज़फ़र ने कुछ बताने की कोशिश की कि साहब वो कंसेंट से नहीं हो, ऐसा हो, और मौके पर ऐसे पकड़े जाएं, इस तरह की बातें उन्होंने बताई कि साहब तब यह ऑफेंस बनता है। लेकिन हमारे जो पुलिस के लीगल एडवाइज़र होते हैं, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग अफसर होते हैं, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होते हैं, इन सबको बुलवा के लिखवाया गया और फिर इसकी एक प्रॉपर FIR बनाई गई कि साहब ये जो है ऑब्सीन मटेरियल एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सोडोमी, ये ऑफेंस बनता है और ये इस ऑफेंस में इनको जेल भेजा जाना चाहिए। था मुकदमा कायम हुआ और ये 4 लोग जेल भेज दिए गए। सामान्य प्रक्रिया थी, किसी सामान्य घटना में, क्राइम की घटना में पुलिस यही करती है, और इनको भेज दिया 376 यानी रेप, 377 यानी होमोसेक्सुअलिटी,
इस तरह की सामान्य घटनाएं किसी भी थाना क्षेत्र में कहीं भी प्रदेश में या देश में होती हैं। शिकायत करने वाला शिकायत करता है और उसके बाद फिर जो भी इसमें अभियुक्त होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, रिमांड उसकी बनती है। फिर विवेचना होती है कि वो चार्जशीट लगती है और उसके बाद फिर कोर्ट में बहस अपना दोनों तरफ से होती है, फाउंड गिल्टी और नॉट फाउंड गिल्टी। कोर्ट अदालतें उस पर विचार विमर्श करती हैं और अपना जजमेंट देती हैं। जैसे ही उनको जेल भेजा गया, अगले दिन तीसरे दिन, जिस दिन जेल भेजा था उसके तीसरे दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से आए और उन्होंने एक धरना और प्रदर्शन हजरतगंज में गांधी जी की प्रतिमा के सामने किया। उसमें तमाम पढ़े लिखे लोग थे, कई लॉयर थे और वो तरह तरह के बहस हमारे इंस्पेक्टर से, सीओ था हमारा, उसकी भी डेथ हो गई, पंकज कुमार था, स्वर्गीय पंकज कुमार, वो डिप्टी एसपी था, मैं एसएसपी था और मैं एसपी सिटी था और हमारे एसएसपी थे बीवी बख्शी साहब। एक डेलीगेशन उनसे भी मिला कि साहब ये तो बड़ा अत्याचार है और फलाना है और ये मोरल पुलिसिंग है, ये आप कौन होते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने। बख्शी साहब ने मुझे बुलवाया कि भाई क्या बवाल करा दिया तुमने, क्या है। तो मैंने कहा साहब ये वही परसों वाला मामला है। खैर उन्होंने उनकी बात से उन्होंने कहा भाई देखिए 377 का ऑफेंस मीट आउट होता है और इसमें हमने जेल भेजा है, आप कोर्ट को अप्रोच करिए, कोर्ट से अपनी बात कहिए, कोर्ट को बताइए कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत नहीं है और ये बिल्कुल लीगल है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। ऐसा कह के उन्होंने उनको उनकी बात को सुना और उनकी बात सुन के और उनका प्रार्थना पत्र लेके उन्हें वापस कर दिया। उसके अगले दिन लेफ्ट के नेता माननीय सुभाषिनी अली जी, उनकी लीडरशिप में बहुत ढेर सारे लोगों ने गांधी पार्क में धरना दिया और बहुत नारेबाजी की, पुलिस मुर्दाबाद के बहुत नारे लगाए। मैं उनको पहले से जानता था, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैडम ये क्या इसमें ऐसा क्या हो गया है, क्यों आप लोग इसमें, ये तो रोज़ की बात है यहाँ 377 की। बोले नहीं ये हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और आपने बिल्कुल गलत भेजा है, ये किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, दो स्वतंत्र लोग अगर उनका अपनी इच्छा से कुछ भी करते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कहीं, बात मेरी भी समझ में नहीं आई। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी बड़ी खबर आई कि पुलिस के इस घटना के विरोध में फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और दिल्ली में जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन हुए। अब सब हम लोग माथा पकड़ के बैठ गए कि भाई ऐसा क्या हो गया इसमें कि ये लोग इतना, देश विदेश में सब जगह। फिर इसको जानने की कोशिश की गई तो पता लगा नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये गे राइट्स के लिए वर्ल्ड भर में काम करते हैं। इनके तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाम तरह से ये गेशिप जो है ये परेड कराते हैं। ये सब बातें पहली बार हम लोगों की भी जानकारी में आई और अखबार वालों की। अगर आप जुलाई अगस्त के अखबार 2001 के देखें, लखनऊ से जो पब्लिश हुए हैं, ये किसी न किसी पृष्ठ पर कभी फ्रंट पे, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे इससे संबंधित तमाम खबरें आपको मिलेंगी। हम लोगों को तब ये समझ में आया कि बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और ये इतना आसान नहीं है जितने आसानी से हम लोगों ने इसे पकड़ा, निपटाया, मुकदमा लिखा, जेल भेज दिया। तमाम आरोप लगे उस समय स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तमाम प्रदर्शन लोग करते रहे कि साहब बहुत गलत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इनके सारे वकील खड़े हुए जो दिल्ली से आए थे, बड़े बड़े वकील, बड़े नामचीन वकील। आप नेट पे चले जाएंगे, इन सारे वकीलों के नाम उसमें आपको मिल जाएंगे, मेरा उनका नाम बताना यहाँ उचित नहीं है। ये सब लोग गए और बहुत लंबी सुनवाई हुई ज़मानत पे और अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लखनऊ ने इनका जमानत प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया और ये कहा कि ये बिल्कुल ऑफेंस है और इस तरह के
जो इल्लीगल एक्ट है, जो आईपीसी में जिसे इल्लीगल माना है, उसको प्रमोट किया जाना ये उचित नहीं है, इसलिए इनकी जमानत प्रार्थना पत्र को रद्द किया जाता है। उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और 16-17 अगस्त 2001 को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से इन चारों को, इस बीच में इनको लखनऊ 4 करके संज्ञा दी गई। जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, अखबारों में जिस तरह से निकलता था, और राकेश गोस्वामी जी ये खबर बताते रहते थे कि साहब आज ऑस्ट्रेलिया में ये प्रदर्शन हुआ, आज वहाँ हुआ। वहाँ सिर्फ लखनऊ 4 यानी 4 लोग जो लखनऊ में बंद हुए हैं, जिनके साथ पुलिस ने ज्यादती की है, उनके बारे में फंड रेजिंग का काम शुरू हुआ। साहब हम इनको छुड़वाएंगे चाहे जो करना पड़े। और फिर वहीं से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई कि 377 को एबॉलिश किया जाए, ये हमारा व्यक्तिगत, ये हमारा अधिकार है। इस तरह की बातें वो शुरू हुई। वो पहला मुकदमा था हज़रतगंज कोतवाली में लिखा हुआ, जिसको कोट करके, और उसमें तमाम अलग अलग, आरिफ जाफ़र छूटने के बाद एक इन्होंने भी एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में दी। तमाम इनके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ढेर सारी रिटें वहाँ पड़ी। और फिर इसे कुछ दिनों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शायद नहीं माना या माना, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 377 को ये कहा कि नहीं साहब ये अवैधानिक है या इसको अब हटाया जाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फाइनली, लेकिन उसकी जो आधारशिला थी, उसकी जो शुरुआत थी, वो लखनऊ के इसी मुकदमे में थी, जिसमें ये सुधीश कुमार और आरिफ जफ़र पकड़े गए थे। आरिफ जफ़र भी तब से इसमें हर मुकदमों में, चाहे हाई कोर्ट की चाहे सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी बनता रहा। इसने हाथ में चांदी की हथकड़ी पहन रखी है। और जिस दिन ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने 377 को असंवैधानिक कहा या उसको डिलीट कर दिया आईपीसी में से कि अब ये गैर कानूनी नहीं रहा, उस दिन मैं आरिफ का इंटरव्यू टीवी पर देख रहा था। चूँकि मेरे ही समय की बात थी, मैं ही था उस समय जब ये पूरा ये अपराध की श्रेणी में लाया गया था, मुकदमा लिखा गया था, जेल भेजा गया था। उसी कैंपस में थाना हज़रतगंज में ये सब घटना हुई थी। तो उस समय भी मैंने देखा इंटरव्यू में वो वही चांदी की एक हथकड़ी सी बनी हुई अपने हाथ में। और उससे पूछा भी गया जो इंटरव्यू कर रहे थे कि साहब ये, उन्होंने कहा साहब जब तक मुझे दोषमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक मुझे बाइज्जत इस केस में, चलिए 377 उस केस में हटा दिया गया, लेकिन जब तक मैं इसमें बाइज्जत बरी नहीं होता हूँ, मैं ये चांदी की हथकड़ी अपने हाथ में पहने रहूँगा। ब्रेसलेट टाइप का है जो हथकड़ी की शक्ल में। तो ये एक घटना थी जो पुलिस के लिए भी बड़ी घटना थी। जब इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे तो हम सब लोगों ने आत्ममंथन किया और इसकी जो 377 की जो व्याख्या होती है उसके बारे में सभी लीगल लिमिनरीज से इसके बारे में जानकारी की और इसी नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, 377 अपराध है तो है, इसकी व्याख्या आप चाहे जिस तरह से करें। और शायद इसी वजह से उस समय इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। बाद में ये तो अदालतों में जाने के बाद फिर सब तमाम विद्वान वकील होते हैं दोनों तरफ से, उसमें फिर संविधान का डिस्कशन होता है। हम लोग तो सिंपल जो दिन प्रतिदिन की जो अपराध की श्रेणी में आने वाली चीज़ें जो थानों पर आती हैं उनकी विवेचना करके उनको गुण दोष के आधार पर विवेचित करके उसे हम आगे जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए आगे भेज देते हैं। और हाई कोर्ट जो वो उसका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखेंगे, बहुत बढ़िया जजमेंट उन्होंने दिया उस समय। पूरी उनको भी पूरा सुना, पुलिस के प्रोसिक्यूशन की तरफ का जो पक्ष है वो भी पूरा सुना और दोनों का समावेश किया। तो उस समय तक उन्होंने कहा आज की तारीख में एज लॉन्ग एज 377 इज़ देयर इन आईपीसी, इस तरह की कोई बात उसमें लिखी थी। बाद में हाई कोर्ट में फिर दोनों वकीलों में बहुत लंबी लंबी बहस हुई और फिर तब वहाँ से इन चारों को ज़मानत मिली थी। और उसके बाद जो हुआ
2001 के बाद से 2018 तक वो सबके ज्ञान में होगा। अगर नहीं है तो आप नेट पे जाएंगे, इस पर बहुत ढेर सारा मटेरियल है। इसके 2019 में फिर इन लोगों ने वहाँ पर उसी हज़रतगंज कोतवाली पे जहाँ ये घटना हुई थी, एक वो जो गे परेड होती है उसको आयोजित करने का फ़ैसला शायद किया था। मैं तो नहीं था उस समय, मैं दूसरे ज़िले में उस समय एसएसपी था, लेकिन अखबारों के माध्यम से मुझे पता लगा कि ये इन लोगों ने फैसला किया। लेकिन फिर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कि साहब ये यहाँ संभव नहीं है, ये लखनऊ में इस तरह की बात संभव नहीं है। और फिर उसका उन्होंने कहा साहब ये अब तो कोतवाली वहाँ है नहीं, कोतवाली वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चली गई है। अब ये नगर निगम का पार्किंग का बड़ा भव्य पार्किंग की बहुत ही भव्य इमारत बन गई है, लेकिन हम यहीं इसकी पार्किंग के कैंपस में ही इसका आयोजन करना चाहते हैं। लेकिन फिर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ये परेड वहाँ नहीं की जा सकी। तो बताने का आशय सिर्फ ये कि बहुत छोटी सी घटना जो सामान्य रूप से कहीं किसी भी पुलिस वाले के सामने आती है, वो किस तरह से बड़ी होती गई और इतनी बड़ी होती गई कि माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से फिर इसका वारा न्यारा किया जाने लगा। एक बात और आज मैं बताना चाहूँगा कि आज ये 36वां पार्ट है। लगातार पिछले 4 दिनों में बीच में जब लॉकडाउन 3rd ख़त्म हो रहा था और तब जब मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और ये सीरीज शुरू की थी, तो वो 4 दिन अगर छोड़ दें तो ये लगातार इतने दिनों से इसको मैं सीरीज़ को कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से क्षमा के साथ ये अनुमति चाहता हूँ कि एक आध हफ्ते के लिए मैं भी कुछ अपने सरकारी कार्यों से, कुछ और कार्यों से शायद ना आ पाऊँ, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं इसको फिर से रिज्यूम करूँगा, फिर से शुरुआत करूँगा। अभी हम 90 से 2001 तक आए हैं, 2003 तक मैं यहाँ एसपी हूँ। उसके बाद फिर छोटी छोटी पोस्टिंग पे और ज़िलों में, और फिर 2004-05 में मैं फिर से एसटीएफ में पोस्ट हो गया था। तो वहाँ फिर अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित कुछ बहुत बड़े अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप एक हफ्ते के लिए और मुझे माफ़ी दें, मैं क्षमा याचना के साथ आज विदा होता हूँ कि एक हफ्ते बाद मैं फिर से इस सीरीज़ को शुरू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।